हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं। दिस इज सक्सेस अचीवर इंस्टीट्यूट। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का। ऑब्वियसली बात है, नाम क्या है उसका? डिटरमिनेंट्स। मैं अभी तक इससे पहले मैट्रिक्स को कंप्लीट कर चुका हूँ। मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझे थे। मैट्रिक्स क्या होता है, क्या क्या प्रकार के होते हैं, उनके सारे हमने इलस्ट्रेशन भी समझे थे। अभी तक आपने देखा नहीं है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आपको डिटरमिनेंट समझना है तो आपको मैट्रिक्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको पता है तो वेलकम है आपका फिर से यहाँ पर से आप इसको देख सकते हो। और पूरा लेक्चर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली मतलब बेसिक से एडवांस जाते हैं। मैं बेसिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो है ना क्वेश्चंस आपको बनेंगे भी और साथ में मज़ा भी आएगा उन करने में। ठीक है, ओके। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो पहला लेक्चर है तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो बेसिक मतलब क्या होता है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरे पीछे जो लिखा पड़ा है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे ना। कौन सा डिटरमिनेंट अपने सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आज हम इसमें लेक्चर में माइनर और कोफैक्टर तो निपटा ही चलेंगे। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर को मैं आज निपटा ही दूंगा, और इवन आपके पास ऐसे निपटाऊंगा कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आई आगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना, सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मान लो कि सीधा मैं उठाऊं और क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं, ऐसा मैं नहीं करता हूं। आपको सबसे पहली चीज समझनी है कि यहाँ पर से क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो इसका ब्रीफ ओवरव्यू मेरे सामने है, मतलब आपके सामने है, मैं भी मेरे सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तो यानी यहाँ पर से आपको दिख रहा है बिल्कुल। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जो मेन बात है ऑब्वियसली बात है वो चैप्टर डिटरमिनेंट क्या। तो पहले डिटरमिनेंट क्या होता है वो समझेंगे, है ना। डिटरमिनेंट क्या होता है वो समझेंगे, फिर अपने सिलेबस में क्या आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 आने वाला है हमारे पास, है ना। ऑर्डर वन का मतलब समझ में आया आपको कि मैट्रिक्स की बात अभी है। एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 है, जिसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, उसका मतलब वहां पर से वो स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा कर रहा है। यानी कि डिटरमिनेंट्स में कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज हो रहा है। समझे आप? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर से डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपने सिलेबस में, ऑर्डर 3 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ऑर्डर 3 को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर से माइनर्स और कोफैक्टर्स पढ़ेंगे, और माइनस और कोफैक्टर के अलावा इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, कोफैक्टर की। तो आज के लेक्चर में यही पढ़ने वाले, ये और ये। ठीक है, उसके बाद जैसे आप डिटरमिनेंट पढ़ लोगे तो अपने पास क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज समझेंगे। अब कुछ तो सिलेबस में से हट चुकी है हमारे पास, लेकिन कुछ एक जो है बची हुई वो भी समझेंगे। सारी चीज समझेंगे आराम से अच्छे से, और विद इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं एज यूजुअल। मैं हमेशा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट वही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट हम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे। और अगर एडजॉइंट पढ़ लिया तो उसके बाद अपना पास सीधा क्या आएगा, इनवर्स, जो कि पहले मैट्रिक्स में हुआ करता था। लेकिन मैट्रिक्स में अब सिर्फ इंट्रोडक्शन आता है, नाम आता है इनवर्स क्या होता है। बाकी आप निकाला सीखो किसके अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, क्लास 12 की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जब डिटरमिनेंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, डिटरमिनेंट क्या है, सब चीज पढ़ ली, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो अब अपने पास क्या है, डिटरमिनेंट का यूज कहाँ पर होगा। तो यूज तो बहुत है इसका, वास्ट है। लेकिन अपने जो सिलेबस में आएगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है आपको ना। पॉइंट्स कोलिनियर होंगे नहीं होंगे उसके बारे में बात चल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, और लास्ट अपने पास आएगा जो कि बहुत मोटा वेटेज वाला होता है, वो होता है कि आप यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करोगे। 2 वेरिएबल तो हम 10th क्लास में कर चुके हैं। अब कितने आएंगे अपने पास, 3 वेरिएबल वाले भी आएंगे। तो इनको सोल्व करना सीखेंगे। तो ये सारी की सारी बातें अपन इसमें कवर करने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर में सीधा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और माइनर कोफैक्टर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहली जो बात है, हमारा चैप्टर क्या है, डिटरमिनेंट्स, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपसे सवाल ये आया मेरे पास क्या, कि सर डिटरमिनेंट क्या होता है ना। डिटरमिनेंट क्या होता है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है इसको समझने के लिए आप पहले ना इधर फोकस करो। मैं कुछ नहीं बताऊं डेफिनेशन वगैरह, आप तो इधर फोकस करो और आपको वैसे समझ में आ जाएगा देखते देखते। देखो यहाँ पर से ये एफ एक्स बराबर क्या लिखा पड़ा, एक्स स्क्वायर। अब आप समझ सकते हैं क्या, अपने आप में एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये ना। तो इस फंक्शन के बारे में आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है, एज अ मशीन। फंक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, लेकिन अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ देसी वाली, तो आप बोल सकते हो फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह होता है। क्या होता है मशीन, यानी मशीन को कुछ खिलाओ, उसके बाद वो प्रोसेस करेगी, फिर क्या देगी, कुछ ना कुछ आउटपुट, यानी खाएगी और कुछ निकालेगी। ठीक है, तो वो मशीन अपने आप में कुछ ना कुछ प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देती है, तो वही चीज है। तो यहाँ पर से इस मशीन को मैंने खिलाने की तैयारी कर ली है। हाँ, मैं खिलाऊंगा इसको। तो मैंने खिलाने की तैयारी करी, तो मैं इसको क्या खिला रहा हूँ, इस मशीन को 1 2 -1। अब आप ये बताओ, ये खाएगी तो निकालेगी भी, सही है ना। ये खिलाया खिलाया खिलाया, तो 1 गया, तो 1 का स्क्वायर कितना जाएगा, कितना आएगा 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है कितना जाएगा 4, और -1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1। तो मैंने जो खिलाता हूँ, जो हम खिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं हम क्या, डोमेन। क्या बोलते हैं इसको हम, डोमेन। डोमेन का मतलब ये है कि आप इसको क्या वैल्यूज खिला रहे हो फंक्शन को। उसके बाद जो आपके पास आउटपुट आ रहा है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज।
यानी कि खिलाने का मतलब डोमेन हो गया, और जो भी खिलाने के बाद आउटपुट आएगा उसका क्या हो जाएगा, रेंज। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट भी कुछ ऐसा ही है। देखो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास का डिटरमिनेंट अपने आप में एक फंक्शन की तरह आप देख सकते हो उसको। अब फंक्शन है तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इनपुट लेगा और कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। तो इधर तो मैंने जो फंक्शन था वो डिफाइन कहाँ से करा था, हमने डिफाइन करा था एफ को आर से। आर मतलब आपके पास आर फॉर रियल नंबर है, तो आप रियल नंबर इसको खिला सकते हो। बाकी जो भी कोई रेंज आएगा ना, वो कोई भी आंसर आएगा, वो आपका कहीं ना कोई रियल नंबर आने वाला है। तो डिटरमिनेंट भी आपका अगर फंक्शन है तो आपको कहीं ना कहीं से डिफाइन करना पड़ेगा। तो कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम लोगों ने, देखो ये रहा। एफ आपके पास कोई फंक्शन है, वो एम से लेकर के, यानी एम आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनके रोज और कॉलम क्या होते हैं, समान होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एम अपने आप में सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यानी कि आपके पास ये डोमेन बन गया। यानी कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स खिलाओगे, किसको खिलाओगे, एक फंक्शन को, और उस फंक्शन का नाम क्या है, डिटरमिनेंट। क्या है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को खिलाने के बाद घर घर वो प्रोसेस करेगा मशीन की तरह, और उसके बाद कोई ना कोई आउटपुट देने वाला। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, यूनिक नंबर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल डेफिनेशन डिटरमिनेंट क्या होता है, तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर एसोसिएट करने का काम कौन करता है, डिटरमिनेंट। यानी कि मैट्रिक्स को खिलाया डिटरमिनेंट को, जैसे ही मैट्रिक्स गया स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, तो आपका जो आंसर है ना कोई क्या है, कोई ना कोई एक यूनिक नंबर आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आप मैट्रिक्स पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट, वो एक लिखने का ढंग होता है सर, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट जो है ना वो मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर दे रहा है, मतलब उसकी वैल्यू ही निकाल के दे रहा है एक तरह से मैट्रिक्स की। तो जैसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकल जाती है ना, तो वो मैट्रिक्स जो है ना अपने आप में क्या बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोल देते हैं। ऐसा सिंपल सी बात है, देसी भाषा में बोलो तो आप यहाँ पर देखो, ए मैंने खिलाया ना, ये इनपुट है, तो जैसे ही ये खिलाया इसको, तो ये कहाँ आ गया, डिटरमिनेंट के अंदर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं इसको, डी ब्रैकेट में ए। तो यानी कि ये अपने आप में फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की वैल्यू गई उसके अंदर, डिटरमिनेंट ऑफ ए के अंदर ए की वैल्यू यहाँ से गई, और जैसे ही गई तो ये कहीं ना कहीं इसको यूनिक नंबर देगा। और रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बाकी अपने सिलेबस में रियल ही आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे प्रोसेस करेगा, जैसे मान लो इसमें तो पता है एक्स का स्क्वायर मतलब एक वैल्यू दूसरे से मल्टीप्लाई करो, तो वो चीज अपन सीखेंगे आगे ना, उसी को तो सिंप्लीफाई करना सीखेंगे कि भैया इसको खिलाऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, उसका आंसर कैसे निकलेगा, वो हम आगे समझेंगे। पहले ये समझ ले कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट कैन बी रिगार्डेड या रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन विच एसोसिएट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स आ यूनिक नंबर। ओके, यानी कोई ना कोई नंबर उसको एसोसिएट कर देता है। तो वही लिखा पड़ा है, देखो ए बिलोंग्स टू एम लिखा पड़ा है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, सिंपल सी चीज ये। और जो भी नंबर आएगा, मान लो कोई नंबर है, इसको मान लेते हैं, क्या नाम दे, स्मॉल ए दे देते हैं ना, और ए जो भी होगा ना वो आपका कहीं ना कोई नंबर से आएगा। नंबर मतलब आपका ये आपका कोडोमेन होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आ गई डिटरमिनेंट क्या होता है। तो आज के बाद भूलना नहीं, डिटरमिनेंट क्या होता है, एक फंक्शन की तरह होता है, लिखा पड़ा है, देखो पढ़ ले इसको अपने इंग्लिश की डेफिनेशन। तो यानी यहाँ से सर आपको दिख रहा है ए डिटरमिनेंट बी रिप्रेजेंटेड रिगार्डेड एज अ फंक्शन। आगे समझ में? तो डिटरमिनेंट अपने आप में फंक्शन, इस दुनिया में ज्यादातर सारी चीजें फंक्शन ही होती है वैसे के अंदर, ठीक है। विच एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ यूनिक नंबर। आगे समझ में? वही एसोसिएट कर देता है एक यूनिक नंबर के साथ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को। अच्छा, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, देखो ऐसे ब्रैकेट के अंदर ना, ऐसे इस तरीके से, ऐसे आप मॉड्यूलर जैसा बोल सकते हो कि मोड ऑफ ए, लेकिन मोड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब वही है मोड जैसा, पर है नहीं मोड, ये क्या है, डिटरमिनेंट है। ओके, उसके बाद इसको डी टी ऑफ ए, ये तो हम देख ही चुके हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो डेल्टा। क्या बोल सकते हैं हम, डेल्टा। डेल्टा, समझे बेटा? तो अगर एग्जांपल के लिए अपने पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डिटरमिनेंट के लिए हमने क्या लगा दी, दीवार लगा दी है, तो ये दीवारें बन जाती है बस, ये ना इस तरह का, ये ब्रैकेट की जगह इस तरीके लिख देते हैं इसको। क्लियर है बात, समझ में आ गई? आपको याद रखना है इस चीज को, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास डिटरमिनेंट हमने समझ लिया, डिटरमिनेंट को लिखते कैसे वो समझ लिया, अब डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे वो समझते हैं। तो अपने पास जब शुरुआत होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कम से कम क्या होगा, सबसे छोटा छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। तो अपने सिलेबस में ऑर्डर 3 तक है, उससे ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे, बाकी इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ना है आपको, तो पहले अच्छे से यहाँ पढ़ लो, ठीक है। ओके, तो ऑर्डर 1 की जब बात करूंगा, तो सबसे आसान है, पूछेगा ही नहीं कोई, है ना। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एलिमेंट दिख रहा है आपको 2 है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, सीधा सीधा आप देख रहे हो, इसका 2 एलिमेंट उठा के पटक दो, जो भी एलिमेंट है ना वो कि वो बाहर निकाल के फेंक दो। मतलब कि कुल मिला के कह सकते हो कि इस एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट उसी की वैल्यू के बराबर है, तो वो आपका ऑर्डर 1 होगा, ठीक है ना। जो एलिमेंट है वही की वही उसका डिटरमिनेंट बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 है, ठीक है। ऐसे बी दिख रहा है -3 है, तो उसका डिटरमिनेंट, अच्छा इधर देखो,
ये मिस्टेक है, इधर ए नहीं आएगा, इधर बी आएगा। करेक्शन करने देते हैं, कोई बात नहीं, ये करेक्शन हो गया। देखो ये लो, जुगाड़ सारे हो जाएंगे। देखो भाई, हो गया। अब यहां से अगर मैं बोलूं डिटरमिनेंट ऑफ बी बताओ सर, तो -3। अब -3 का मोड समझ के 3 मत टेक देना ठीक है, -3 है तो डायरेक्टली एलिमेंट जो भी आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा, तो इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 में हम थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए बी सी डी है, तो इसका डिटरमिनेंट हम ऐसे लिखते हैं अभी। अब आप इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, तो देखो याद रखना, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, डायगोनल होती नहीं होती। ये वाली जो होती है ना, इसको मैं डायगोनल बोलता हूँ, और ये होती है आपकी नॉन डायगोनल, यानी डायगोनल नहीं होगी। इसको हम डायगोनल के साथ, अब मैं बोल रहा हूँ सिंपली डायगोनल, पर ये एक्चुअली में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो नॉर्मली डायगोनल का मतलब वही है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एक ही होती है, ये वाले, उसको हम डायगोनल कंसिडर नहीं करते। बाकी अगर हम फिर भी बोलेंगे तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो आप सीधा क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले तो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, उसके बाद अपने पास जो दूसरी डायगोनल्स नहीं है उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराओ। तो यानी कि एडी माइनस क्या हो जाएगा, बीसी। समझ में आया आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास यहाँ पर से अपने पास क्या जाएगा, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, आगे बस समझ में, ओके। ठीक है सर, तो यानी मैं अगर यहाँ से एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए, तो अगर ये एक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को शून्य मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इनका शून्य मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 जा 5, फिर माइनस में आ जाएगा कितना, -8। ठीक है, देख लो सही है ना। हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, फिर इसको करा है, तो बाहर माइनस आ गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 + 8 कितना आ गया, इसका आंसर 30। तो ये इसका डिटरमिनेंट। तो देख लो यहाँ पर से एक मैट्रिक्स को उसने एक यूनिक नंबर एसोसिएट कर दिया, तो आपका डिटरमिनेंट आ गया 13, किसका, इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये चीजें समझ में आ गई है। अब इसको लिखने का तरीका देखो, क्या आप घुमा फिरा के ये लिख सकता है कि इसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि कहीं ना कहीं आप ये खुद देख लो इस तरीके से, क्योंकि आजकल पूछता है क्या, घुमा घुमा के पूछता है। वो ये ना बोल के बोलेगा कि भैया डायगोनल जो एलिमेंट्स उनका प्रोडक्ट माइनस में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनका प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो वो चीज भी आपका क्या देकर आएगी आपको, डेटरमिनेंट की वैल्यू। समझ में आ गई बात आपको इतनी, बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे। तो ये तो आपका हो गया है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे सोल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपनी जिंदगी में। अच्छा, पहले क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो सीखा है हमने, क्या आप उसको सीख पाए हो, उसको अप्लाई कर पाएंगे, और फिर देखते हैं कि आपको क्या है। तो फटाफट से समझते हैं। अब इसके ऊपर देखो बतेरे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ भी बन सकता है, बस आपको सिंपली करना आना चाहिए। तो भाई क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे दो डिटरमिनेंट है, ये दोनों बराबर है, इधर भी दोनों बराबर है, तो आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जिसका सेंटर x, y है और रेडियस इतनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको x y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप याद करो, हमने मैट्रिक्स की इक्वलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे करे। मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है और अंदर के एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो उसमें हमने क्या करा था कि सारे एलिमेंट्स को बराबर करवाया था, लेकिन इधर ऐसा नहीं करेंगे। इसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर हो, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट सेम होंगे, ना ना ना, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर होगी। तो मतलब आपको दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद इनको इक्वेट कराना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो करें, देखो, तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, यहाँ पर से इनको इनको सोल्व करते हैं। तो आप मुझे बताओ, इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे तो अभी सीख के हैं, ये 3, फिर माइनस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, -2x। सही है सर, ओके, दिस इनटू दिस, है ना। उसके बाद बराबर में इधर से 3 और माइनस का कितना जाएगा, 4 2 जा 8। सही है, ओके। अब यहां से देखो कितना बन रहा है, 3 माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 2x, बराबर में हो जाएगा कितना, -5। ओके, ओके, तो यहां से हमारे पास कितना बन गया, 2x बराबर में ये -3 इधर जाके हो जाएगा -8। तो कुल मिला के आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ठीक है, सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। y की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर ही। देखो y निकालेंगे तो इधर निकाल लेते हैं, कितना बनेगा, देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 5y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 5y माइनस, अब इनको करेंगे तो आएगा माइनस का x² है ना। ओके, ये 5y और ये हो जाएगा आपका -x², और एक और माइनस बाहर चलेगा। उसके बाद ये कितना बनेगा अपने पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस में कितना जाएगा, 14 आ गया इसको। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो इधर आएगा तो 5y - 3y हो जाएगा पूरा माइनस। ओके, ये प्लस का x² बनेगा, उधर जाके जाएगा आपका कितना, -14। अब आप बताओ, यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आई पड़ी ना, तो इसमें रख देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, -4 का स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा, 16। तो 3y प्लस में 16 बराबर में कितना जाएगा, -14। अब ये 16 उधर जाएगा, और आपको पता है -16 हो जाएगा, -16 -14 कितना जाएगा, -30। तो फाइनली y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -10।
तो दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो फाइनली अब जो क्वेश्चन है वो बन गया 11th क्लास का, क्योंकि आपने सर्कल की इक्वेशन कहाँ पढ़ी है, 11th क्लास के अंदर पढ़ी है। तो जल्दी से मुझे याद दिला दो सर क्या पढ़ा है आपने वहाँ पे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर्कल की इक्वेशन दो होती थी मेन, तो एक स्टैंडर्ड होती है और एक होती है जनरल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उसमें हम क्या बोलते हैं कि अपने पास एक तो सेंटर चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, सेंटर। जनरली हमारे पास सेंटर एच कोमा के था, है ना, बाय डिफॉल्ट। लेकिन इधर एच कोमा के की जगह मेरे को सेंटर क्या मिला पड़ा है, एक्स कोमा वाई। अब सेंटर मिल गया तो दूसरी चीज आपको क्या लगती थी, रेडियस, कि हाँ ठीक है जी सर मेरे को सेंटर तो बस चल गया, अब रेडियस क्या है, रेडियस बताओ। तो रेडियस आपके पास कितनी है, आर, वो आपके पास है मोड ऑफ 2x प्लस, ये डिटरमिनेंट नहीं है, मोड ऑफ 2x प्लस वाई, यानी कि रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रेडियस को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, यानी कि 2x प्लस वाई। अब इसका मोड निकाल लेंगे तो पहले 2 ऑफ x कितना आ जाएगा, 2 ऑफ -4, और फिर आ जाएगा इधर में प्लस वाई है तो उसको -10 ही कर देता हूँ सीधा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से कितना आएगा, देखो माइनस का 8 माइनस का 10, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 18 को हम जोड़ेंगे, मतलब मोड है तो ऑब्वियस सी बात है क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो कितना आ गया, 18 आ गया ना। अब 18 आ गया तो रेडियस आ गई, सेंटर अपना कितना आ गया, एक्स कोमा वाई के हिसाब से -4, -10, ये अपना आ गया सेंटर। तो सेंटर रेडियस जब आ गई है तो अब रुकने की जरूरत अपने को है ही नहीं, सीधा हम क्या कर देते हैं, आ जाओ इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिनका सेंटर आपके पास ये है और रेडियस आपके पास ये है, तो फॉर्मूला क्या था सर, याद कर लो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर होता है सर। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया। अब आप एक काम करो, इसको पुट करो तो भाई h की वैल्यू कितनी आएगी, -4। इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +4 बन गया। उसके बाद यहाँ से y माइनस के की वैल्यू -10 बनेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10, और होल स्क्वायर चल रहा है। उसके बाद r की वैल्यू कितनी है अपनी, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 18 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कर लेते, थोड़ा सुंदर बना देते हैं। ओके, तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इधर बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में कितना जाएगा 2ab बराबर में 18 का स्क्वायर था 324। तो इसको सुंदर बनाए थे। सुंदर का मतलब है अपनी जनरल फॉर्म क्या होती थी, याद है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c बराबर 0, उस फॉर्मेट में आप लिख दो इसको। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आपको दिख गए, उसके बाद 8x दिख गया मुझे, है ना, यहाँ पर से इसको मुझे दिख रहा है 20y। उसके बाद हमारे पास बच गया प्लस का 100 प्लस 16, और ये जो 3 to 4 इसको अपने पास बुलाओ और इधर क्या बनाओ 0। अब अपने पास यहाँ पर से हो गया खत्म। अब इसको क्या करेंगे, क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 20y, और इधर से अपने पास क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 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 कितना, ये हो जाएगा 116, और 324 को माइनस करोगे तो 208 इसका आंसर है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ जाके रुक जाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर से कि कहीं ना कहीं अगर आपको सिमुलेशन आता है ना, तो आप किसी भी चीज को दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हो, और यही कर रही है आजकल सीबीएसई। ठीक है, ध्यान रखना। तो आ गया समझ में, तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला और क्वेश्चन अपने पास दिख रहा है, तो 2/2 का ही है यहाँ पर से, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना है, तो जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा बताओ, शू माइनस शू, है ना। तो शू माइनस शू का मतलब 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, माइनस कर देंगे इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा से। ओके सर, अब आपको सोल्व करना तो आता ही है, याद करना ट्रिग्नोमेट्री भी घुस सकती है। तो यानी ये कितना बनेगा, a माइनस बी प्लस बी, वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल हमको पता है a माइनस बी प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या बनेगा, देखो साइन टू साइन कितना होता है, उनमें से बात है कितना होगा, साइन का स्क्वायर होता है नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई, आइडेंटिटीज 10वीं क्लास की कहीं भी आ सकती है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो 1 माइनस को स्क्वायर, ये एक तरह से 1 माइनस को स्क्वायर ही तो है। हमारे पास लिखा पड़ा 1 माइनस को स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन गया, 1 माइनस को स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों के दोनों सेम ही है, तो अल्टीमेटली कट पिट के क्या आ जाएगा, 0। हाँ, कितना मैथ करवाया, आंसर 0 आ गया। यही होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। नेक्स्ट अपने पास फिर से कोई क्वेश्चन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री लेके आया पड़ा है। चलो करें। तो यानी कि पहले इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, cos 15 डिग्री इंटू में cos 75 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इधर कितना बनेगा, माइनस में साइन 15 डिग्री, और इधर बनेगा साइन का 75 डिग्री। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या, याद आ रहा है कुछ ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, ये 10वीं क्लास लेके आया था, ये 11th क्लास लेके आया। ठीक है, ओके, तो मतलब 12th क्लास के अंदर 11th क्लास ही घूम रही है अभी देखो। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन भी आपको दिख रहा है। अब आपको याद होना चाहिए कोस के कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, अगर आपको याद है कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो उसके अंदर पहचान ये है कि दोनों में कोस साथ चलता है, कोस वाले में, और साइन एक साथ चलता है। अगर साइन का होता ना तो उसमें साइन कोस चलते हैं पेयर के अंदर, तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब इनमें कोस कोस पेयर में चल रहे हैं,
साइन साइन अलग चल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोस का वर्जन है। और कोस में भी कौन सा वर्जन आएगा, तो आपको पता है बीच में कोस में उल्टा होता है, अगर कोस ए प्लस बी है तो बीच में माइनस आएगा, और कोस ए माइनस बी तो बीच में क्या आएगा, प्लस आता है, उल्टा चलता है। ठीक है, तो यानी कोस ए कोस बी, अब आप किसी को भी ए मान लो किसी को भी बी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो कोस ए प्लस बी आएगा अपना ना, कोस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मतलब 15 प्लस में 75, और आपको पता ही है ये वाली वैल्यूज कितनी अच्छी आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। ये वाली वैल्यूज को आप आराम से बड़े तरीके से लिख सकते हो। ये क्या बनेगा, कोस का 90 डिग्री। अब अगर आपको याद हो तो कोस 0 तो 1 होता है, और कोस 90 डिग्री कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 0। तो इसका मतलब फाइनली फिर से ट्रिग्नोमेट्री की मेथड करवाई और 0 आंसर आया। ज्यादातर यही आता है 0 है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है अपने पास है ना, और ऐसा नहीं छोड़ के जाएंगे साथ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखो। हम्म, ये एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकाला, लेकिन डिटरमिनेंट आपका इसका निकालना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, अब अपने पास कोई इसका फॉर्मूला तो है नहीं, आगे वैसे हम थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटरमिनेंट निकालो। अब आपको तो सर आपको पता है ना, मैंने क्या बताया, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको एक मैट्रिक्स चाहिए होगा, हाँ या ना। अब मैट्रिक्स आपके पास अंदर क्या बन रहा है वो पता चले तभी तो आप सोल्व कर पाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस 2a जो है उस मैट्रिक्स को ढूंढना पड़ेगा, तो यानी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत किसकी लगेगी, अब आ जाओ मैट्रिक्स चैप्टर में आ जाओ, है ना। इस बार 12th में आया, खैर 11th में नहीं है। तो यानी कि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2a निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1321 इंटू में वापस से 1321, तो यानी कर दे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आप बताओ इसका क्या बनेगा भाई, यहाँ से प्रोडक्ट कितना बन रहा है, देखो प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको याद होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने कब करा था, जब ये प्री मल्टीप्लाई होता है, ये होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई के जो कॉलम्स की संख्या होती है ना, वो पोस्ट मल्टीप्लाई के रोज की संख्या के जब बराबर हो जाती है, तो रिश्ता पक्का होता है, मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाता है। उस वक्त उसका जो भी पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम होते हैं उतना उसका ऑर्डर आएगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हो जाएगा, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये 2/2 का बनेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इंटू दिस करते हैं, रो बाय कॉलम होता है, तो 1 इंटू 3, 3 2 6, तो ये कितना बन जाएगा 7। उसके बाद यहाँ से ये वाली इसके साथ हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद ये इंटू ये हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद 3 2 जा 6 और 1 इंटू 1, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा आपका, फिर से 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे ये चीज। अब ये ए स्क्वायर आया तो मुझे -2a करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर -2a कर लो। ए स्क्वायर -2a कितना आएगा, तो ए स्क्वायर अपने पास आ गया 7 6 4 7। उसके बाद माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए, तो ए अपने पास वापस से 1 3 2 1, ये सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा बताओ, देखो 7 माइनस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है आपको, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 हो जाएगा कितना 6 4 2। ठीक है, सही है। अब इसको आप कर दो सिंप्लीफाई, तो यहाँ से जब अपन करेंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, और वो कितना आएगा, 7 -2 कितना होता है 5, 6 -6 कितना होता है 0, 4 -4 कितना होता है 0, 6 7 -2 कितना होता है 5। तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम क्या है, स्केलर मैट्रिक्स आ गया सर। ये स्केलर मैट्रिक्स याद है कि जब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वो उनकी वैल्यूज भी क्या होती है सेम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है यार, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो यानी इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट यहाँ निकाल लेते हैं, 5 0 0 5। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप बताओ इसका आंसर कितना आएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, शू माइनस शू, 25 माइनस 0 कितना आ गया 25, ये इसका आंसर है। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिल सकता है। तो ये आप पता है ना, मैंने बोला कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये साथ में डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में मतलब कितना फर्क होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स सेम होते हैं, इनकी शकल सेम होती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जब भी कोई स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स आएगा तो उसके सीधा सीधा आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका डिटरमिनेंट होगा। इवन ये प्रॉपर्टी में समझेंगे हम आगे, लेकिन अब क्वेश्चन देखे गया है तो मैं बता के चलता है। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्केलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट पूछूं, इसका डिटरमिनेंट पूछो है ना, इसका डिटरमिनेंट पूछूं आपसे, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ, सर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा आप यहाँ याद कर सकते हो, इवन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि स्केलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे 4 5 ऑप्शन बना के दे, 4 5 तो क्या 4 ही बना के देगा उठ पटांग तरीके से। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, अपने आप में डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो अब समझते हैं हम माइनर्स क्या होते हैं। देखो अभी तक हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 निकालना सीख चुके हैं, अब हमें ऑर्डर 3 सीखना है। पर मैं देखो ऑर्डर 3 पे ना जाके
पहले मैं समझाता हूँ माइनर कोफैक्टर क्या है, क्योंकि माइनर कोफैक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम डिटरमिनेंट सीख जाएंगे ऑर्डर 3 निकालना। ठीक है, तो माइनर क्या होगा, अब आप सोचो माइनर जो वर्ड है उसको फील नहीं आ रहा आपको कुछ यार सुनकर, कि माइनर का मतलब कुछ नहीं लग रहा, माइनर यानी छोटा, जैसा नहीं, छोटा लगता है। तो माइनर अपने आप में सबसे पहले तो एक डिटरमिनेंट होता है, क्या होता है डिटरमिनेंट। लेकिन निकलता कैसे, तो कोई ना कोई एक आपको गिवन मिलेगा, एक मैट्रिक्स, ये एक डिटरमिनेंट, वैसे एनसीईआरटी के साथ डिटरमिनेंट लिखा पड़ा है। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स आपको मिलेगा, उसके हर एक एलिमेंट के कितने, हर एक एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एक ना एक माइनर होता ही होता है। और वो माइनर अपने आप में एक डिटरमिनेंट आएगा। और कैसे निकलेगा, जिस भी एलिमेंट के रेफरेंस बात कर रहा हूं कि उसका माइनर निकालना है, तो उस एलिमेंट को, वो जिस भी रो और कॉलम में रहता है, उसको हटाने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट आप ले लो, वो आपका क्या बन जाता है, माइनर। ठीक है, तो अब मैंने जो ओरली बताया उसको आप पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा आपको अच्छे से कि क्या बोला मैंने। तो देखो यहाँ पर से माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, यानी कोई भी एलिमेंट आएगा आपका जनरली, उसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो वो एक डिटरमिनेंट होता है। समझ में आ गया ना, माइनर अपने आप में एक डिटरमिनेंट होता है, और इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिरेटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका माइनर बन जाएगा। ठीक है, यानी समझने के लिए आप यहां से एक एग्जांपल समझाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर कोई एलिमेंट ए आई जे का आप माइनर लिखते हो तो उसको डिनोट किससे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम किससे नोट करने वाले हैं, एम आई जे से। एम फॉर माइनर और आई फॉर आई और जे का मतलब है कि किस एलिमेंट का माइनर लिख रहे हैं। ओके सर, तो उसके लिए समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैसे लिखा हो। तो ये ऑफ है ना, ये और का वो पड़ा है, मिस टाइप है। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है ना, एक ही बात है। तो डिटरमिनेंट का बोलो या मैट्रिक्स का बोलो, एक ही बात है। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर माइनर लिख के बताओ, तो माइनर कैसे लिखेंगे सर, बता दो जल्दी से। तो भाई देख, यहाँ पर से है ना, ये जो एलिमेंट है, अगर इसके रेफरेंस में बात करूंगा तो आपको इसका माइनर जो होगा क्या होगा, M11। हर एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एक माइनर होगा, तो 4 माइनर एग्जिस्ट करने वाले हैं यहाँ पर से। तो माइनर निकालना कैसे, अगर मैं बोलूँ इस एलिमेंट के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ तो M11 इसका माइनर हो गया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर से ये जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो। तो ये हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसको आप क्या बना दो, एक डिटरमिनेंट बना दो। तो यानी एक एलिमेंट है, इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, आपको सोच के बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, ये आएगा। और आपको पता है कि एक ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसका सीधा वही की वही एलिमेंट आ गया, आगे नहीं आ गया। ठीक है, ऐसे में अगले वाले की बात करूँ तो अगले वाला जो हम निकाल लेंगे, तो अगला वाला कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं पूछूं आपसे A12 का बताओ, तो A12 का लिए ये गया कॉलम, तो बच गया आपके पास A21। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर से क्या बोलोगे कि सर M12 का जो भी आपका माइनर आएगा वो यहाँ से कितना आएगा, A21। तो इसका आपका सीधा सीधा आ गया आपका आंसर A21। ठीक है, उसके बाद अगला अगर मैं पूछूं आपसे कि A21 का बताओ अगला वाला माइनर, तो आप कैसे निकालोगे, इसका माइनर निकालना, तो ये गया, तो बच क्या गया आपके पास A12। तो आप यहाँ पर से M21 का माइनर कैसे लिख लोगे, भैया ये बच गया तो आपका A12 आएगा, और A12 का आपका सीधा आंसर क्या आएगा, A12। ऐसे लास्ट अपने पास जो बच रहा है यहाँ पर से क्या बच रहा है, A22। तो उसके अबाउट निकालने के लिए आपको ये गया, तो अपने पास जो है इसका M22 क्या बन के आ गया, M22 आएगा अपने पास, यहाँ से सीधा एलिमेंट बचा A11। तो आपका आंसर आ गया A11। तो 4 माइनर होंगे क्योंकि 4 एलिमेंट है। समझ में आ गया आपको। तो यानी कुल मिला के हर एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एक माइनर होने वाला है। और कैसे निकलेगा, वो एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में उसको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसका आप डिटरमिनेंट ले लो, वो आपका माइनर है। ठीक है, तो एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, हमारे पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स या ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, तो उसका माइनर जो आ रहा है ना, उसका एक ऑर्डर कम आ रहा है। देखो ऑर्डर 2 है तो उसका माइनर जो आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है, एक कम, मतलब एक कम हो गया। तो अगर ऑर्डर 3 का आएगा डिटरमिनेंट, तो उसके जो माइनर निकलेंगे ऑब्वियस सी बात है एक कम होगा, मतलब कितना जाएगा, 2 ऑर्डर के आएंगे। ठीक है, आगे समझेंगे इस चीज को, मैं तो ऑब्जर्व कर आगे चल रहा हूँ। तो अपने पास ऑब्वियस सी बात है एक एग्जाम्पल तो लेके चलेंगे, तो यानी 4 माइनर निकालने पड़ेंगे। क्यों क्योंकि 4 एलिमेंट है, और 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर कैसे निकालने सर, आपको आता ही है। तो यानी M11 अगर मैं निकाल रहा हूँ सर, तो कैसे निकलेगा, तो इसके अबाउट आएगा, ये गया। तो आपके पास सीधा सीधा कितना आ गया, आपके पास आएगा 0 का डिटरमिनेंट, तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से मेरे पास जो है क्या आएगा, M12। तो M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। तो ये एलिमेंट के लिए लिख रहा हूँ, तो 3 के लिए क्या जाएगा, -1। और -1 का डिटरमिनेंट कितना जाएगा, -1 ही हो जाएगा। मोड़ मत कर देना कहीं जोश जोश में। फिर आएगा M21 कितना आएगा, M21 ये गया तो कितना जाएगा, 3। तो आंसर कितना आ गया इसका, 3। उसके बाद अगला लास्ट आपका 0 के रेफरेंस में M22 माइनर ऑफ 22। तो ये गया तो कितना आ गया आपका, 2 का डिटरमिनेंट कितना जाएगा, 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर से आराम से निकाल सकते हो। इवन इतना फास्ट करना है कि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आंखों ही आंखों में हो जाए। समझ रहे हो, आंखों ही आंखों में हो जाए।
तब मजा आ जाए। अब आप एक नोट भी पढ़ लो। नोट क्या है देखो सर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, यानी कोई भी डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर एन है उसका माइनर। अब देखो एन के बारे में लिखा पड़ा है कि सर एन की वैल्यू कम से कम 2 या 2 से बड़ी हो। क्यों सर? क्योंकि आप सोचो, मैंने माइनर बताया ऑर्डर 2 का सीधा ही, 1 का नहीं बताया। क्योंकि सोचो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है ये, एक ऐसा मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 का, तो आप खुद बताओ कि अगर मैं इसका माइनर लिखूंगा तो माइनर को अगर मैं डेट करूंगा कि इसके रो कॉलम हटाओ, तो रो कॉलम में से हटा दूंगा तो कुछ बचेगा क्या? ठेंगा बचेगा, कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा। जब एलिमेंट नहीं बचेगा तो उसका माइनर कहाँ से लिखोगे? इसलिए हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट का अगर मुझे माइनर लिखना है तो कम से कम उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 या 2 से बड़ा। उसके बाद जो आपका माइनर आएगा उसका ऑर्डर हमेशा क्या आएगा? एक कम। यानी कि अगर मेरे पास 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसका माइनर जो भी आएगा ना उसका ऑर्डर एक कम कर दो, कितना आएगा? ऑर्डर 2। ओके, इसीलिए यहाँ पर से ऑर्डर 1 का माइनर एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे बात समझ में, ये चीज मैंने आपको पहले समझा दी थी। ठीक है, चलो अब ऑर्डर 3 का निकालना है हमको। तो ऑर्डर 3 का निकालना है तो अब आपको पता चलेगा कि माइनर कितने होंगे। ऑब्वियसली बात है, एलिमेंट 9 होंगे इसके अंदर, तो हर एक एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग माइनर होगा, तो 9 माइनर निकलने वाले हैं। और कैसे निकलेंगे? उसका ऑर्डर आपको पता चल गया 3 है, तो माइनर का ऑर्डर कितना जाएगा? एक का मतलब 2। ठीक है, आजा ऑब्जर्व करते हैं। तो सारे एलिमेंट के अबाउट होने वाले हैं, तो मैंने सबको पहले से कॉपी पेस्ट कर दिया, वरना लिखूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो यानी इसके अबाउट लिखूंगा M11। अब आप सोचो कि M11 लिखूंगा तो ये गया शू शू, तो ये बच गया अपने पास, तो ये फोटो कॉपी सीधा आ गया। दिखा दिखा नहीं दिखा? उसके बाद अब आप बताओ, ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, सीख गए ना कैसे निकालना है? डायगोनल एलिमेंट्स माइनस में नॉन डायगोनल, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दी। ठीक है, उसके बाद M12 लिखा है, तो M12 लिखने के लिए आप बताओ M12, तो M12 के लिए बताओ ये गया और ये गया। तो याद रखना इसमें ऑर्डर ऐसे रखना है कि यहाँ से यहाँ लिखना है। तो कहीं आप सोचो उठपटांग तरीके से, उठपटांग तरीके से नहीं, ये तो ये ऐसे जाएगा इस तरीके से। ओके, उसके बाद अगर मैं M13 लिखूंगा तो M13 कितना आएगा? M13 के लिए अगर मैं आऊंगा तो M13 यहाँ पर है, ये गया ये गया, तो ये बच गया। तो ये ऐसे कैसे? ओके, उसके बाद तो आप जाते हो इसको सोल्व करना। उसके बाद जो अगला देख लो, सारे देख लो, आप चिंता क्यों करते हो? आराम आराम से देखो। ये तो आपको समझ रहे हो ना? अगर आपके पास आंखों आंखों में हो जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आगे जाके आपको करना ही आंखों आंखों में, कोफैक्टर निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, उसमें सब चीजें आंखों आंखों में करने। बाकी आप लिख के करोगे तो कर दो, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, आगे बात सब में। चलो सर अब आगे बात करें। M21 के लिए गया गया, तो ये बच गया अपने पास ये और ये। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके माइनस से कर दो। उसके बाद जो हमारे पास अगला लिखा पड़ा है वो है M22, तो M22 तो आपको पता ही है कहाँ पे आएगा? बीचों बीच एकदम, है ना? यहाँ से ये बच गया, यहाँ से ये बच गया, तो आ गया। उसके बाद अगला क्या है? अगला हमारे पास है A23। क्या है आपके पास अगला? A23 का M23 कहाँ पे आएगा? गया गया, तो ये बच गया, ये बच गया, ये ओके हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला देखूं। अगला क्या आएगा अपने पास? अगला आएगा हमारे पास A31 के लिए आएगा M31 कैसे आएगा? यो की यो आया, कॉपी पेस्ट और लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास M32 गया गया, ये बच गया, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद सोल्व तो कर ही लोगे। उसके बाद लास्ट अपने पास है M33 ये गया गया, ये आ गया। समझ में आ गई बात? तो इतना आसान है, बस थोड़ा सा मजदूरी करनी है। और मजदूरी भी आप कम कर सकते हो अगर आप आंखों ही आंखों में करो। तो अब अपने लिए क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है, क्या आएगा? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? अपने पास एक बी मैट्रिक्स है, उसका माइनर निकालना। सबके नहीं निकलवा रहा हूँ, चिंता मत करो। हम लोग यहाँ पर से निकालेंगे इन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 1/2 कहाँ पर है सर? यहाँ पर है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 1/2 के निकालूंगा तो 1/2 एलिमेंट इसमें और इसमें, रो और कॉलम हटाए। तो अब अपने पास एक माइनर जो आएगा, कौन सी पोजीशन है आपके पास? आपको पता ही है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि कहीं ना कहीं थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो M32 की बात करें तो M32 निकालने के लिए आपको समझ में आ गया डिटरमिनेंट क्या बनेगा? देखो यहां से गएगा तो 1345 तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 माइनस में कितना आ गया? 12, और 5 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा? -7। सही है, ओके। अगला एलिमेंट कहाँ पर है? अगला एलिमेंट है -2। तो -2 आपका किधर आ रहा है? देखो -2 कहाँ पर आ रहा है? -2 आ रहा है आपके पास यहाँ पर। तो -2 की रो और कॉलम को हटाया और ये बन गया। तो पोजीशन कौन सी -2 की? तो आपको पता है ना, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम M31। तो क्या डिटरमिनेंट आएगा? डिटरमिनेंट क्या आएगा अपने पास? 2305। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, कितना आएगा? 5 टू 10 माइनस में 0, कितना आंसर आ गया? 10। ओके, अगला एलिमेंट है कितना सर? 0। कितना है? 0। अब 0 जो है कहां पर आ रहा है? 0 आ रहा है एकदम मस्त जगह पर, है ना? तो मस्त जगह का नाम क्या है? ये है आपका सेकंड रो
सेकंड कॉलम, तो यानी कि यहाँ पर से बचेगा 1 3 -2 -1, तो आपका डिटरमिनेंट आएगा 1 3, है ना, -2 -1। तो इसको सोल्व कर ले, कितना आएगा, ये आएगा -1, ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6, ये आएगा हमारे पास, देखो -1, फिर माइनस, उसके बाद -2 × 3 कितना आएगा, -6, तो ये बनेगा आपके पास -1 + 6, यानी 6 में से गया तो कितना आ गया, 5 आ गया है। ठीक है, अगला है अपने पास लास्ट क्या आया, -1, तो -1 किधर है भैया, -1 जी आ जाइए, प्रकट हो जाइए, -1 आ रहा है आपके पास यहाँ पर से, ये रहा, गया गया, तो अपने पास बनेगा लास्ट यहाँ पर से, कौन से पोजीशन पर है ये, ऑब्वियस सी बात है 3 3 है, तो लास्ट में ना कितना डिटरमिनेंट आएगा, तो ये 1240, तो ये कितना बनेगा, 0 -8, कितना आंसर आ गया इसका, -8। तो इस तरीके से मैं हर एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकता हूँ, पर फालतू में दिमाग नहीं लगाना, जो पूछ रहा है वो बताओ, इनके पूछ रहा था, इनके बता दिया। ठीक है, आगे समझ में। तो अब आपको ये समझ में आ गया ना, जब आपको माइनर समझ में आ गया ना, तो अब अपनी जिंदगी में एंट्री होती है किसकी, कोफैक्टर की। कोफैक्टर की जिंदगी जो है ना बेचारे की, वो घूमती है माइनर के इर्द गिर्द, मतलब माइनर के बिना ये अधूरा है, ये खुद कुछ नहीं है, ये आपका जो भी है ना, ये आपका बिना माइनर के कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना कि माइनर अगर आपको समझ में आ गया तो कोफैक्टर कुछ नहीं है। देखो कैसे, देखो इसके डेफिनेशन पढ़ते पहले, पहली चीज तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। देखो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, वही चीज है जैसे माइनर होते हैं ना हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसे ही हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकलेगा। और वो डिफाइन कैसे होता है, कैपिटल ए आई जे, या फिर कई बुक्स में कैपिटल सी आई जे भी मिलेगा। तो कैपिटल ए आई जे डिफाइंड है, तो ए आई जे या सी आई जे कुछ ही कर दो, उसका क्या लिखा पड़ा है, -1 की पावर i + j इंटू में एम आई जे। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर ए आई जे क्या होता है, ए आई जे होता है कोफैक्टर, कितना होता है, -1 की पावर i + j, क्या होता है, -1 की पावर i + j इंटू में m, अरे एक मिनट ये कहाँ से आ गया, हाँ ठीक है, इंटू में MIJ होता है। तो आप ध्यान से देखो ना, ये जो चीज है ना, ये जो चीज, ये आपको बस साइन प्रेजेंट कर रही है, साइन या तो प्लस का होगा, क्या होगा आगे, माइनस का, मतलब कोफैक्टर कुछ नहीं है, माइनर के आगे या तो प्लस बनेगा माइनस बनेगा। कैसे बनेगा सर, अरे मेरे भाई देख इधर ध्यान से तुम सुन, अगर मैं तेरे को बोलूं कि भाई एक जर्नल मैट्रिक्स ले ले, यानी ए ले ले, A11 A12 A21 A22, तो अब आपको ये जनरल मैट्रिक्स मिल गया ऑर्डर 2 का। तो ठीक है, 4 माइनर होंगे तो 4 कोफैक्टर भी होंगे। तो अगर मैं बोलूँ आपको इसके अबाउट मुझे कोफैक्टर लिखो, तो आप कैसे लिखोगे कि सर कोफैक्टर क्या होता है, A11 होता है, फिर -1 की पावर में 1 + 1 मतलब i + j होता है, फिर M11 आएगा, फिर -1 की पावर स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कहीं ना कहीं ये क्या बन गया, M11। अगर मैं अगले पे जाता हूं तो A12 आएगा, तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12। अब आप खुद बताओ, -1 की पावर क्यूब है, ओड आया है -1 के ऊपर, तो बेचारा नेगेटिव दे जाएगा। तो क्या देखे कि M12 के आगे सिर्फ क्या आया है, माइनस आया और कुछ नहीं आया सर। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मेरे को है ना A1, कौन सा वाला अगला, A21 कितना होगा, -1 की पावर में 2 + 1 इंटू में M21, तो ये कितना आएगा आप खुद बताओ, -1 की पावर फिर से और तो माइनस का M21, तो देखो नेगेटिव आ गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को एक और बता दे भाई, एक और बता दे, एक और कौन सा, A22, तो A22 क्या बनेगा, -1 की पर पावर में 2 + 2 इंटू में M22, कितना बनेगा, -1 की पावर स्क्वायर, मतलब इवन नंबर आएगा, तो ये प्लस ही तो आएगा। समझे नहीं समझे, तो इन सब के अंदर आप देख लो क्या आंसर आ रहा है, माइनर दिख रहा है सब में, बस आगे या तो माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस। इसका मतलब समझे आप, समझे दया, दया समझे क्या, क्या समझे आप, कि यहाँ से ये रिजल्ट जो है ना आपको या तो प्लस देगा माइनस देगा, लेकिन कब देगा सर, कब देगा, ये देगा बेटा जब अपने पास ऊपर जो -1 की पावर i + j है, ये जो i + j है ना, i + j या तो ये होगा आपका क्या, E1, या फिर i + j क्या होने वाला है आपका, ओड। तो जब भी हमारे पास E1 आएगा तो i + j का आंसर, यानी कि ये फाइनली क्या लगा जाएगा ऊपर प्लस। और जब अपने पास i + j की पावर ओड आएगी, तो -1 की पावर ओड करोगे तो हमेशा क्या आंसर आने वाला है,
नेगेटिव, यानी कि आई प्लस जे की वैल्यू मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है कि इवन है कि ओड है। -1 के ऊपर पावर अगर इवन है तो आपका पॉजिटिव आएगा, और -1 के पावर ओड है तो क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, माइनर का आएगा, बस इतना सा। यानी कुल मिला के आप समझ में आ गया सर कि माइनर के आगे या तो प्लस या माइनस लगेगा, वो आपका क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। बस इतनी सी चीज है, और क्या है, तो फटाफट से निकाल ले इसके माइनर्स, इसके कोफैक्टर, सॉरी माइनर तो आ चुका है हमारी जिंदगी में। तो भैया इसका निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले बताओ A11 कैसे निकलेगा। A11 इसके अबाउट आएगा, गया गया। तो आप यहाँ से बोलोगे कि भैया -1 की पावर में 1 + 1 इंटू में कितना आएगा, M11। तो आप बताओ कितना आने वाला है? ये हमारे पास कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। तो हमारे पास ये जो चीज है ये हमारे पास कितनी आएगी, करो भाई करो करो, कितना आएगा, E1 आएगा तो ये M11 बनेगा, और M11 बनेगा तो कितना, शो कितना आएगा, डेटरमिनेंट ऑफ -4 कितना जाएगा, सीधा -4। इस तरीके से सारे निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। A12 कितना आएगा, तो आप खुद बताओ कि इसके अबाउट सीधा कर दूं, ये बनेगा और तो माइनस आएगा। उसके बाद ये एलिमेंट कितना आएगा, ये माइनर हमारे पास आएगा, इसका वही माइनस का M12। और माइनस कैसे निकलेगा, तो M12 के लिए ये गया तो कितना आएगा, -1। तो उसका आंसर कितना आएगा, -1 यानी कि +1। तो सिर्फ इतना फर्क आया, साइन का फर्क आया और कुछ नहीं। उसके बाद अगला आएगा A21, तो ये माइनस आएगा प्लस आएगा, तो -1 के ऊपर 2, 1 + 2 क्या आएगा, ओड, यानी कि माइनस बनेगा। उसके बाद M21 के बराबर कर दो, और M21 कैसे निकलेगा, गया गया तो कितना आएगा, -(3) कितना जाएगा, -3। उसके बाद अगला आएगा अपने पास A22, तो A22 कैसे निकलेगा आप खुद बताओ, माइनस आएगा प्लस आएगा, इवन है 2 + 2 4, तो इसका मतलब प्लस आएगा, और M22 निकाल दो। M22 कैसे निकलेगा, ये गया कितना आ गया आपका, डिटरमिनेंट ऑफ 2, यानी कितना आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से मैं सारे सारे इसके कोफैक्टर निकाल लूंगा। समझ में आई बात आपको, आगे समझ में। चलो, तो इसका मतलब कोफैक्टर अब आराम से निकाल सकते हो। तो अब ऑर्डर 3 पे चलेंगे, अब समझ रहे हो, अब मेहनत ज्यादा बढ़ेगी, है ना, ऑर्डर 3 पे चलेंगे। तो ऑर्डर 3 के लिए आपको क्या करना है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक एग्जाम्पल समझ रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, उससे आसान लगेगा आपको। तो भाई देखो, सारे तो निकालने वाला है नहीं, हम कुछ कुछ निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं पहले वाले के निकालूंगा, ठीक है। तो आप खुद बताओ, यहाँ पर से इसके अलोंग निकालूंगा तो आपका A11 आएगा कोफैक्टर, और A11 आएगा तो आपके पास यहाँ पर से पोजीशन कौन सी है, तो 1 + 1, ये आपके रही कितनी, 1 + 1, यानी -1 के ऊपर 1 + 1 एक बार लिख लेता हूँ, इंटू में M11 आएगा। अब आप बताओ, -1 के पावर इवन है तो प्लस आएगा, तो ये M11 ही बन गया, और M11 बन गया तो आपको M11 कैसे निकालना है, देखो यहाँ से M11 जब आप निकालोगे तो ये क्या बनेगा, देखो M11 मतलब ये गया, तो आपका माइनर ही लिखना है आपको। अब माइनर तो आपको लिखना आता है सर, और आता है तो लिख देते हैं 0 -5 4 3, तो ये आपको पता है 3 × 0 0 बनेगा, फिर माइनस ऑफ माइनस का कितना जाएगा, 20 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, फाइनली इसका आंसर आएगा अपने पास 20 पॉजिटिव का। ठीक है, उसके बाद मान लो कि मैं और पूछता हूँ आपसे, हाँ? और पूछते हैं, तो और कौन से लेते हैं, तो सारे तो निकालेंगे नहीं, आप मान लो 0 के लोग निकाल लो, तो 0 के लोग निकालोगे तो ये गया है ना। ठीक है, उसके बाद पोर्शन कौन सी है आपको पता है, ये है आपका 2 तो यानी A22 अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो A22 कितना जाएगा, तो -1 की पावर में, अब आपको पता है 2 + 2 4 होगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली कर सकते हैं। तो E1 बनेगा तो पॉजिटिव आने वाला है, तो इसका मतलब M22, और M22 कैसे निकलेगा, तो आपके पास है 1 -1 -2 -3। ये इतनी फास्ट होना चाहिए कि ये ओरली होना चाहिए आपके आंखों आंखों में ना, तो -2 -3 देखते ही। उसके बाद ये कितना बनेगा, तो 3, फिर माइनस, और ये आपका कितना जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो इसका मतलब 3 - 2 कितना आ गया, 1। ठीक है, अगला जैसे मान लो कि और कौन सा निकालें, और हम निकालते हैं, मान लो -5 के अबाउट निकालता हूँ। तो इस एलिमेंट के अबाउट निकालूंगा तो ये कौन सा है आपका, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी A23 है। तो आपको पता ही है, अब की बार -1 के ऊपर 2 + 3 ओड आएगा, तो इसका मतलब माइनस आने वाला है। उसके बाद M23 आएगा, क्या आएगा, M23, है ना, इसके अबाउट। तो इसका मतलब ये गया, तो यानी बच के आ गया आपके पास 1 2 -2 4। ठीक है, इसको खोल कर लेते हैं, 4, फिर -2 इंटू कितना जाएगा, -4, ये आ गया। तो फाइनली 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओके, आगे सर में तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो एक और निकाल लेते हैं, बताओ कौन सा निकाले, कौन सा निकाले। इस बार हम निकाल लेते हैं यहाँ पर से, इसका अबाउट निकालते हैं, चलो 4 के अबाउट है ना, ये अपना 4 के अबाउट निकालते हैं। तो 4 के अबाउट निकालेंगे तो कौन सी पोजीशन है, तो आप खुद देख लो, ये आपका थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम में M3, अरे एक मिनट, मैं थोड़ी निकाल रहे अपन, ये तो ए बनेगा ना, ए या सी जो भी यूज कर सकते हो। A32 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A32 कैसे निकलेगा बताओ। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर से माइनस आएगा प्लस आएगा, तो 3 + 2 ओड है, तो मतलब माइनस लगा दो।
M32 बनेगा। तो यहाँ से माइनस में M32 है ना, यहाँ से M32 क्या बनेगा बताओ, 1 माइनस 1, 1 माइनस 5, तो माइनस बाहर, और उसके बाद को सोल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा। अरे एक मिनट रुको, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया था ना, रुको एक सेकंड, बाहर माइनस चल रहा है भाई, ये गलती हो गई हमारे पास। 4 माइनस का, चलो एक माइनस हो रहा है बाहर है ना, ये थोड़ा ध्यान से रह गया, देखो मैं माइनस कर लेना, ठीक है। इसके अंदर देखो, यहाँ पर से माइनस कितना बनेगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर रखो, ये जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस का 1, ये बन गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -5 आ गया, फिर माइनस चल रहा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने पास -1 आ गया। तो फाइनली कितना बन गया, माइनस, ये जाएगा आपका -5 + 1, तो ये आ गया अपने पास -5 + 1, कितना हो जाएगा, -4, -4 इंटू माइनस तो जाएगा +4। सही है, ठीक है। लेट मी चेक, हमने सही करा है इस बार, तो कहीं पीछे की तरह माइनस भूल गए हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान ध्यान से करना है ना, माइनस माइनस मत भूल जाना, नहीं गड़बड़ हो जाती है। अब अपने पास जो चीज़ है, जैसे माइनस प्लस को हम याद कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर से साइन कन्वेंशन मैंने आपको लिख रखे हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, देखो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है या 3 है, अपने पास इतने ही आएंगे। तो अपने पास जो भी मैट्रिक्स है उसका साइन, को फैक्टर के साइन कैसे याद रखना है, तो आपको पता है ये जो पोजिशन है वो है A11, ये A12, ये A21 और यहाँ पर क्या है A22। तो यानी यहाँ पर से हमारे पास ये A111 है, ये A12 है, ये आपका क्या है A22 है। तो जहां जहां पर आपके पास ओड इवन बनेंगे उस हिसाब से आप ऑब्वियसली बात देख लो, प्लस माइनस आएगा नहीं आएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर से जो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो आपके पास A11 है, तो ये E1 आएगा, फिर ये ओड आएगा, फिर ये ओड आएगा, फिर ये क्या E1 है। तो जहां पर अपने पास E1 बन रहे हैं वहां पर कोफैक्टर साइन क्या बनेंगे, प्लस, ठीक है। उसके बाद जब तीसरे पे आऊंगा तो देखो ऐसे चल रहे अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो आप ऐसे यस को याद कर सकते हो, वैसे याद रह जाएगा, तो आपको डायरेक्टली करना है। बाकी अगर भूल जाओ तो I+J की वैल्यू तो है ही अपने जिंदाबाद। चले आगे। तो अब अपने पास आते हैं, अगली बात करते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कोफैक्टर, अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आपको कोफैक्टर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, माइनर भी हमने समझ लिया है। तो उसके बाद आती है प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी वैसे 3 प्रॉपर्टी लेकिन हम पढ़ेंगे 2। तीसरी प्रॉपर्टी एडजॉइंट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है सर, इन अ डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन रो कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं है। मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का और इसके कोफैक्टर का मैंने लिखा पड़ा है, एक और मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट है ना, तो ये मेरे पास लिखे पड़े, ठीक है। तो यानी कि मैंने इसके हर एक एलिमेंट जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है उसको मैंने यहाँ पे ऐसे सजा के लिख दिया, मस्त। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो रो 1 है अपने पास, इस रो 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये लिखे पड़े हैं क्या, कोफैक्टर। तो जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उनको आप सम करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू जाएगी। किसकी वैल्यू जाएगी, डिटरमिनेंट की। कौन से डिटरमिनेंट की, ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकली। अच्छा सर, ऐसे निकलेगी, कि हाँ भाई ऐसे ही निकलेगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो भी रो या कोई भी कॉलम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को प्रोडक्ट करके सम कर दो तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा पड़ा है। देखो रो 1 के अलोंग लिया है तो A11, A12, A13 यानी ये लिखे पड़े एलिमेंट, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या होंगे, A11, इसका आएगा A12, इसका आएगा A13। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू बन गई, अपने आप बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने रो 2 लिया तो A21, A22, A33, ये लिखा पड़ा A21, A22, A23, तो इसका कोफैक्टर A21, A22, A3, तो इसी को इसके साथ कर दिया। ऐसे ही तीसरा भी कर दूंगा। तो इस प्रकार से हमें पास टोटल कितने निकल सकते हैं, डिटरमिनेंट के तरीके कैसे हैं सोल्व करने के, कितने बन गए वैल्यू निकालने के, 6 तरीके। क्योंकि ये तो रो है ना, आगे कॉलम भी मिलेंगे आपको, ये लिखी पड़ी देखो। तो कॉलम अपने पास ये है तो इसका कॉलम को इसके साथ कर दो, तो यानी कि A11, A21, A31, A11, A21, A31, सो करा मैंने A11, A21, A31। तो इस तरीके से मैं रो और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उनको सम करूंगा ना, तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में, चलो अब ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनता ही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या दे रखा है। अब देखो प्रॉपर्टीज का यूज करके इवन एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 आप देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, पर मैंने आपको सिखाया भी नहीं है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना ऑर्डर 3 की, और आपको सीखना भी नहीं है अभी फिलहाल तो, है ना। अभी सीधा आपको करना है जो गिवन है। तो कोफैक्टर ऑफ कॉलम 2 देखिए, कॉलम 2 कौन सा है सर, कॉलम 2 ये वाला है। अब कॉलम 2 ये है तो आपको पता है इसमें क्या आएगा,
आपका सेकंड कॉलम चल रहा है, बाकी रो आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमारे पास ये सही लिखे पड़ेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लो। A12 दे रखा है अपने पास, है ना, A12 कितना दे रखा है आपको, A12 1। उसके बाद हमारे पास A22 कितना दे रखा है, -4। और A32 दे रखा है आपको पास कितना, 7। तो अपने पास देखो सबके अंदर सेकंड कॉलम चल रहा है, पीछे की तरफ कॉलम लिखे होते हैं, तो सेकंड कॉलम है, तो बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है, एकदम सही है। ओके, अब अपने पास इसके एलिमेंट्स, क्योंकि हमें भी प्रॉपर्टी पड़ी ना, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको करना है कि कॉलम 2 के जो कोफैक्टर है उनको उन्हीं के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर दो, आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप मुझे बताओ कि इसका एलिमेंट क्या आएगा, ये आएगा आपका पास A12। तो A12 कौन सा आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो यानी कि आपका 2 बन गया। उसके बाद अपने पास आएगा A22 कितना जाएगा, 0। उसके बाद अपना आएगा A32, ये कितना जाएगा आपके पास, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आएगा आपका 0। और इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आप यहाँ से इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार इसका कलर चेंज करते हैं रुको, ये आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। तो फाइनली जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा, देखो ठीक है, ये कितना जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 2, ये तो 0 है, 0 और ये भी 0। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 2 आने वाला है, इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो इतना आराम से निकल गया, कोई सिमुलेशन मैंने नहीं करा, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करते खट से आंसर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हमारे पास आती है कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट जैसी है, बस थोड़ा सा घिचपिच कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया। क्या करा है कि पिछले वाले में तो क्या था, मैं इनके रो वन के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि अच्छा रो वन है ना, तो मैं काम करता हूँ यार, देखता हूँ रो वन को अगर रो टू के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर सम करूंगा तो क्या आएगा, तो फिर क्या आएगा, 0। क्या आने वाला है, 0। वही लिखा पड़ा है, आ जाओ पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है इन अ डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ अदर। दूसरी रो और कॉलम, देखो रो का रो के साथ होगा और कॉलम का कॉलम के साथ होने वाला रिश्ता, तो हमेशा आंसर कितने वाला आने वाला है, 0। क्या आएगा सर, 0 आने वाला। ठीक है, अब यहां से ना चेक कर ले एक बार, थोड़ा सा सही लिखा नहीं लिखा देखो, क्योंकि देख लेते हैं पहले फिर समझाता हूँ। अच्छा देखो, A13 A23 A3, ये कौन सा है, A13 A23, तो इसका मतलब आप देख रहे हो ना, इसमें थर्ड आपका चल रहा है कॉलम, ये लिखा पड़ा A13 A23 और A33। ओके, अब आपको देखो ये कॉलम है, तो इस कॉलम को अगर मैं इनके साथ करूंगा तब तो आपको डिटरमिनेंट आ जाएगा, लेकिन इसको किसके साथ करा गया, तो देखो A12 A22 A32, A12 A22 A32, यानी कि इसमें सेकंड ये वाला, इसको इसके साथ कराएगा। देखो पहला पहले के साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। यही हो रहा है क्या, देखो एक बार देख लेते हैं। A13 हो रहा है A12 के साथ, ठीक है, A23 हो रहा है A22 के साथ, A33 हो रहा है A32 के साथ। यानी समझ रहे हो आप, एक पैटर्न है ये भी, कि ऊपर ऊपर वाला पहला दूसरा दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तब जाके आपका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा, तब जाके आपका आंसर 0 आएगा सर। अब आगे और चेक करें क्या, और जो लिखे पड़े उनको भी चेक करते हैं, आ जाओ ऑब्जर्व करते हैं। तो अगली वाली हमारे पास A11 A12 A13, तो इसमें फर्स्ट देखो, ऐसे कभी कंफ्यूज हो ना तो ध्यान से देखो कैसा समझना है। इसमें 11 12 13, तो पहला वाला जो है वो रो आपकी फिक्स चल रही है, तो यानी पहले रो की बात कर रहे हैं। तो A11 A12 A13 ये वाले की बात कर, अब इसको इसके साथ करूंगा तब तो आंसर डिटरमिनेंट आएगा, लेकिन इसको मैं दूसरे के साथ करने वाला हूं तो आपका क्या बनेगा, कहीं ना कहीं 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ, करें इसको चेक, तो जल्दी से करते हैं। तो क्या लिखा पड़ा है, देखो A21 कौन सा है भाई, सेकंड रो है, सेकंड रो सेकंड, तो यानी कि कहीं ना कहीं मुझे इसके साथ कराया गया है। देखो A21 A1 के साथ कराया गया है, A21 A12 के साथ कराया गया है किसका, A22, फिर A13 का कराया गया किसके साथ, A23 के साथ। तो फाइनली देखो वही है ना, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इसका मतलब सही करा गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में कि दूसरे के साथ होंगे, पर एक तरीका है, पैटर्न है। देखो अगला वाला देखो क्या सही है क्या, देखो तो A13 A23 A33, इसमें थर्ड जो है, थर्ड वाला चल रहा है कॉलम फिक्स, यानी थर्ड कॉलम मतलब इसकी बात कर रहा है, यानी ये वाला कॉलम। ठीक है, ये वाला कॉलम, ये कॉलम इस कॉलम के लिए बात कर रहा है। अब इसका हम करेंगे किसके साथ, देखो ध्यान से, इसमें कराया गया A31 A11 A21, तो देखो थोड़ा सा घचपच हो गया, देखो घिचपिच नहीं हुआ, देखो ध्यान से। A31 कहाँ पे है, A31 ये रहा, उल्टा हो गया, कराना था पहले को, तो यानी कि समझ रहे हो आप, इसमें फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले से कराना था, लेकिन हुआ नहीं। अगला A23 को कराया गया किससे, A11, तो ये क्रॉस हो गया उल्टा, जिगजैग हो गया, तो जिगजैग A32 A21 उल्टा उल्टा करा देना, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। आप इवन एग्जाम्पल लेके क्रॉस चेक कर सकते हो,
कि क्या आने वाला है ना, क्रॉस चेक कर सकते हो आप इसको ना। तो ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, इस तरीके से आपको नहीं करना है। एक पैटर्न में रहेगा कि ठीक है दूसरे के कराता हूँ, दूसरे के रो दूसरे कॉलम से कराना है, पर एक तरीके से कराना है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। इवन इसका एग्जाम्पल भी होगा, और वो भी एग्जाम्पल कैसा है, ये आपका इस साल मतलब जो बोर्ड इस साल हुई ना उसके पहले आना, यानी प्रीवियस ईयर में है। तो ध्यान से देखे करे इसको। देखो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, सीबीएसई का है, देख लो भैया। अब सीबीएसई ने खुद ने सी आई ए दे रखा है। अब देखो यहाँ पे सी आई जे, लेकिन बताया कि को फैक्टर है किसी एलिमेंट का ए आई जे का, तो बताओ वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होने वाली। तो पहले आप समझ लो कि इसमें करा तो वो ये, देखो को फैक्टर को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम करा गया। तो आप पहले एक चीज करते हैं ऑब्जर्व, क्या करते हैं ऑब्जर्व। तो A21 कहाँ पर है, A22 A23। अब आप देख रहे हो इसमें पहली वाली जो चीज है रो वो सेकंड फिक्स है, तो इसका मतलब सेकंड रो की बात कर रहा है ये वाला। तो ये यही तो होता है A21 A22 A23, ये लिखा पड़ा है। अब इसको इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करता हूं तो आपका डिटरमिनेंट आएगा। बाकी ऊपर वाले से कराऊंगा तो क्या आंसर आने वाला है, शून्य। तो इन्होंने किससे कराया, देखो C11 C12 C13, तो सब में फर्स्ट फिक्स है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इनकी बात करा, तो ये C11 मतलब ये होगा इसका, C12 का इसका हो गया, और C13 का इसका हो गया। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को, इसके कोफैक्टर्स को इससे करा गया इसके से, यानी इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। तो फाइनली आंसर कितना आएगा इसका, अभी प्रॉपर्टी पढ़ गए हम, क्या आने वाला आंसर इसका, 0 आएगा सर। आई बात समझ में। तो देखो ये एनसीआर सीबीएसई ने पूछा है, क्या पूछा है, सीबीएसई ने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ो, बहुत काम आएगी। तो उसके बाद हमारा जो है आगे बात करें कि आगे कुछ है कि आगे नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अब हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, सारा सारा क्विक रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ओवरव्यू की डिटरमिनेंट हम ऑर्डर 1 का पढ़ेंगे, ऑर्डर 2 का पढ़ेंगे, ऑर्डर 3 का मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ हमने कोफैक्टर की प्रॉपर्टी से सीखा है, और इसी का यूज करके हम अगले लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं, चिंता मत करो इस चीज को ना। उसके बाद हमने माइनर पढ़ा, कैसे निकलता है ना, और कितना ऑर्डर होना चाहिए माइनर की मैट्रिक्स निकालने के लिए, किसी मैट्रिक्स का माइनर निकालने के लिए कितना ऑर्डर होना चाहिए, तो समझ लिया। फिर कोफैक्टर समझ लिया हम लोगों ने। अब कोफैक्टर का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिए दोनों दोनों, और उसका यूज भी करना सीख लिया है एग्जांपल के साथ, इवन पी वाई भी कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आना है वापस से, और हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर 3 का, और फिर प्रॉपर्टी भी सीखनी है डिटरमिनेंट की। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिट एंड फाइन आपको रखो, पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो, फिर मिलते हैं, बाय बाय।